हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका बिग डेटा ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 5 है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एचडीएफएस के बारे में, जिसको हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले कि एचडीएफएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे जो नॉर्मल फाइल सिस्टम्स होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एचडीएफएस की ज़रूरत पड़ती है। एचडीएफएस की हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे और हम एक एचडीएफएस का एक आर्किटेक्चर डायग्राम भी देखेंगे, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफएस में डेटा लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो जब हम एक नॉर्मल फाइल सिस्टम सेटअप करते हैं, सपोज़ आप अपना कंप्यूटर भी सेटअप करते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, अगर हमें बहुत बड़े स्केल पे अगर हमें डेटा को स्टोर करना हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कॉस्ट, कि जो हार्ड डिस्क के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एक ट्रेडिशनल 1 टेराबाइट की आप हार्ड डिस्क खरीदने जाएँगे तो वो आपको $49 से लेके $100 के बीच में कहीं आपको मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है स्पीड की, कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है हम लोगों को इन नॉर्मल हार्ड डिस्क के साथ। मैक्सिमम स्पीड्स कहीं 300 एमबीपीएस के आसपास रुकती है जाके। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को रिलायबिलिटी नहीं मिलती। अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है या आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, तो आप बेसिकली आपका डेटा गया। तो आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होता है किसी प्रकार का अपने डेटा को बचाने के लिए। तो ये बेसिकली 3 बहुत ही पॉपुलर चैलेंजेस आते हैं जब जब भी आप एक नॉर्मल फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारा डेटा सेव करने के लिए। और एचडीएफएस इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो इसमें कोई लाइसेंसिंग और सपोर्ट फीस नहीं होती है। और क्योंकि आप हार्डवेयर नॉर्मल खरीद रहे हैं, तो आप सस्ता हार्डवेयर भी खरीद सकते हैं और आप बहुत सारा हार्डवेयर खरीद सकते हैं बल्क में, जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने एचडीएफएस पे। और जब आप अगर किसी और फाइल सिस्टम की बात करते हैं विंडोज़ की, तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें कोई लाइसेंस नहीं है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। स्पीड की बात करें तो इसमें स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकंड तक जा सकती है। तो आप देखेंगे 300 एमबीपीएस से हम लोग यहाँ पे 1 टेराबाइट पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो गैप बहुत ज़्यादा है। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि आपको जो डेटा होता है वो मल्टीपल जगह पर, मल्टीपल मशीन्स पर, एक से ज़्यादा मशीन्स पर आप उसको कॉपी करके डुप्लिकेट करके रख लेते हैं। हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये डेफिनेशन है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे होंगे पहले वाले, तो इस डेफिनेशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि हडूप फाइल सिस्टम जो होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल से सस्ते हार्डवेयर पे आप रन कर सकते हैं इसको। और इसका इसका यूज़ बेसिकली करते हैं उन एप्लीकेशन में जहाँ पर हमको बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है और हमको बहुत जल्दी प्रोसेस करना होता है। थ्रूपुट मतलब कि आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए डेटा को एक्सेस करने की, और बहुत सारा डेटा होना चाहिए, तो हम वहाँ पर एचडीएफएस को यूज़ करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। ये भी हमने पहले के स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि एचडीएफएस जो होता है फॉल्ट टॉलरेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है और आपके डेटा को बचा के रखता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी, तो इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। स्केलेबिलिटी की बात करें तो जैसा कि हमने बोला कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो डेटा आपका जीबी में हो या टेराबाइट्स में हो या पेटाबाइट्स में हो, एचडीएफएस आसानी से उसको स्टोर कर सकता है, काफ़ी स्केलेबल होता है। ये रैक अवेयर भी होता है, क्योंकि अब एचडीएफएस का एक क्लस्टर होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं। ये मशीनें किसी रैक पर माउंट करी जाती है, किसी रैक पर लगाई जाती हैं। अगर मैं एक नॉर्मल डेटा सेंटर की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी रैक्स होती हैं। रैक मतलब एक नॉर्मल अलमारी लोहे की और उसमें काफ़ी सारे मशीन्स लगे होते हैं। तो एचडीएफएस को रैक की भी नॉलेज होती है कि मेरा कौन सा नोड किस रैक पे लगा हुआ है। ये हेटेरोजेनस डेटा को स्टोर कर सकता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस जो कि आपका नॉर्मल टेबल और कॉलम से आ रहा हो सिर्फ उसी को स्टोर कर पाएगा। ये नॉन रिलेशनल डेटा को भी स्टोर कर सकता है। ये वीडियो के भी डेटा को भी स्टोर कर सकता है, ऑडियो भी स्टोर कर सकता है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। ये बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए बना है, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको इस बात को हम काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं इस ट्यूटोरियल में, कि बहुत ज़्यादा बड़े डेटा सेट्स के लिए एचडीएफएस काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बना उसी के लिए है। अगर आपके पास बहुत ही छोटा डेटा सेट है, तो आप एक नॉर्मल आरडीबीएमएस सिस्टम को यूज़ करेंगे, एचडीएफएस को यूज़ नहीं करेंगे। एचडीएफएस की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसा कि हमने बोला कि एचडीएफएस में बहुत बड़ी फाइल्स का सपोर्ट होता है, तो ये करता क्या है कि उस बड़ी फाइल को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है।
उनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। तो एक बड़ी फाइल को इसने बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और हर एक ब्लॉक का साइज एटलीस्ट मिनिमम 128 MB होता है। आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट HDFS एक बड़ी फाइल को 128 MB के पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हर एक पार्ट को किसी किसी मशीन पे जाके स्टोर कर देगा। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है इसका। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन जो होता है, डेफिनेशन क्या होती है रेप्लिकेशन की? किसी भी डेटा को कॉपी करना या डुप्लीकेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और रेप्लिकेशन इसमें क्या होता है कि जो डेटा ब्लॉक्स आपके हैं वो मल्टीपल मशीन पे कॉपी हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ी फाइल को आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और फिर हर एक ब्लॉक को एक से ज़्यादा मशीन्स पे लिख दिया। आप कितनी मशीन पे लिखेंगे वो डिपेंड करता है रेप्लिकेशन फैक्टर पे। कि सपोज आपने बोला रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है HDFS में, तो क्या होगा कि एक जो ब्लॉक है वो कम से कम HDFS क्लस्टर में 3 मशीन्स पे लिखा जाएगा। अगर वो वैल्यू 5 होगी तो वो डेटा ब्लॉक और हर एक डेटा ब्लॉक उस फाइल का कम से कम 5 मशीन्स में लिखा जाएगा उस HDFS क्लस्टर के अंदर। ये होता है रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन फैक्टर। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। ये आर्किटेक्चर डायग्राम है HDFS का, बहुत ही बेसिक कि HDFS काम कैसे करता है। तो सपोज आपके पास एक सैम्पल फाइल है, आपने उस सैम्पल फाइल को अलग अलग 128 MB के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और सपोज उसके 5 ब्लॉक्स बने। ये ब्लॉक्स बन गए 1 2 3 4 5। और फिर आपने क्या किया, HDFS क्या करता है कि हर एक ब्लॉक को उतनी मशीन्स पे लिख देगा जो कि रेप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू होगी। तो सपोज डिफ़ॉल्ट वैल्यू रेप्लिकेशन फैक्टर की 3 है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो ये क्या करेगा कि हर एक ब्लॉक को उठाएगा और इस क्लस्टर में कम से कम 3 डेटा नोड्स पे लिख देगा। डेटा नोड मतलब मशीन। तो इसने 2 को उठाया, इसने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो इसके 3 जगह पर कॉपी हो गया डेटा। सिमिलरली 1 को उठाया, 1 को भी इसने 3 जगह पर कॉपी कर दिया। 3 को उठाया, 3 को भी यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ऐसे ही जितने भी डेटा ब्लॉक्स होंगे वो सारे के सारे उतनी मशीन्स पे कॉपी हो जाएंगे जितना कि रेप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से डेटा को लिखता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अब आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से इसकी रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाती है। कि अगर ये वाली मशीन डाउन भी हो गई और अगर मुझे सेकंड ब्लॉक ऑफ डेटा एक्सेस करना है तो मैं उसको यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ, मैं उसको यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को ब्लॉक नंबर 1 पढ़ना है और अगर ये वाली मशीन डाउन हो गई फिर भी मैं ब्लॉक नंबर 1 को यहाँ से पढ़ सकता हूँ और यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और रेप्लिकेशन फैक्टर की हेल्प से डेटा को रेजिलिएंट बना दिया जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि HDFS बहुत ही रेजिलिएंट और फॉल्ट टॉलरेंट सेटअप है डेटा को स्टोर करने के लिए। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे दोस्तों। हम लेक्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते ताकि लेक्चर बोरिंग ना हो जाए। लेक्चर को हम बहुत ही छोटा रखेंगे और इंटरेस्टिंग रखेंगे। तो आज हमने बात करी कि हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या चैलेंजेस होते हैं, HDFS उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करता है, HDFS के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं HDFS में, और हमने एक आर्किटेक्चर डायग्राम की हेल्प से समझा कि HDFS काम कैसे करता है, वो रीड और राइट करता कैसे है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रुकेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।